तो हेलो गाइस। हेलो मेरे सब्सक्राइबर्स और फ्यूचर सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी और सब लोग हेल्थी मज़े में, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके लिए गाइस, इंग्लिश की स्ट्रेटजी का मीनिंग है कि देखो, मैं उतना बताऊंगी जितना मुझे समझ आता है, जिनसे मेरे मार्क्स आते हैं मैं आपको वही ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे बारे में कुछ, कि मैंने लास्ट ईयर ही बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और मैंने उस ईयर में कुछ एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने अपने बेसिक कोर्स था वो कंप्लीट करा था। तो मैंने सिर्फ 2 एग्ज़ाम दिए थे, वो है आरआरबी के, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। और मैं राजस्थान से हूँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो उसके अंदर क्या हुआ था, मेरा आरआरबी क्लर्क प्री निकल गया था, वो भी बहुत अच्छी लीड से निकला था, कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स से। बट क्या होता है ना, जैसे ही मेंस में आई, जो हर एक एस्पिरेंट फील करता है वही मैंने भी करा, कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही होएगा। तो फिर सब कुछ अच्छा चल भी रहा था। जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी, इंग्लिश सॉरी रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ, सब अच्छा चल रहा था। फिर नेक्स्ट कंप्यूटर का आया, वो भी बहुत अच्छा गया, बहुत इजी कंप्यूटर आई थी इस बार आरआरबी क्लर्क की, तो वो भी बहुत अच्छा गया। फिर आया सीए, जिसने मेरे एग्ज़ाम की लाइफ चेंज कर दी। मतलब मैं 6 मंथ का करंट अफेयर्स करके गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर और स्टैटिक मैंने बहुत रफली पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, और उस एग्ज़ाम में आया था 80% स्टैटिक। अब आगे की स्टोरी, आप लोग बहुत शार्प माइंड है, आप लोग समझ सकते हो क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो फिर जो भी हुआ वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा भी फॉल्ट था। बिकॉज एग्ज़ाम में भी कुछ भी दे सकता है यार, अपन ये नहीं सोच के चल सकते कि वो सिर्फ स्टैटिक देगा या फिर वो सिर्फ करंट अफेयर्स देगा। वो उसकी चॉइस है, बैंकिंग अवेयरनेस भी दे सकता है। तो वो अपनी मिस्टेक है कि अपन ने पढ़ा नहीं उसको, और वही मिस्टेक मुझसे हुई कि मैंने उसको पढ़ा नहीं था स्टैटिक को, और मेरा पेपर करंट अफेयर्स का ख़राब हो गया था। हाँ, मेरी सेक्शनल निकल गई थी, बट सिर्फ सेक्शनल निकलने से नहीं होता ना, वैसे भी राजस्थान की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो कुछ नहीं कर सकते, लेट इट बी। बस गाना गा सकते हैं, दिल रोया इलाही तू आजा मेरे माही, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जोक्स अपार्ट। तो ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं। फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे इंग्लिश में नंबर आ जाते हैं, और लेट से 30 का पेपर है ना, 30 का पेपर ही होता है, और मेरे आ जाते हैं 20 क्रॉस तो हो ही जाते हैं, और पेपर जैसे इजी लेवल का होता है 25 प्लस भी क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको वही ट्रिक्स बताऊंगी जिससे मेरे ये मार्क्स आने लग गए थे। स्टार्टिंग में क्या होता है, जिसका हिंदी बैकग्राउंड होता है ना, उसको समझ नहीं आता कि क्या करना है, उसको इंग्लिश टफ लगती है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब जैसे आपको हिंदी समझ आती है, वैसे ही आपको धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ इंग्लिश भी समझ आने लग जाती है, विदाउट एनी टेंशन। बस आप लोग क्या करना, देखो जैसे कि ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज हम लोग कैसे सीखते हैं, अप्लाई करने से। तो आप जो भी सीखो उसको अप्लाई करना धीरे धीरे, फिर आपको समझ आने लग जाएगी चीज़ें, और आपके दिमाग में बैठने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी रीडिंग अच्छी करनी है। इसके अंदर सबसे मेन पार्ट ही रीडिंग होता है, मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करना, आप एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करना। एडिटोरियल्स का मीनिंग है कि जैसे हिंदू एडिटोरियल होता है, आप वो स्टार्ट करना। और जैसे कि मेरी तरह अगर किसी को एडिटोरियल में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी एडिटोरियल्स में इंटरेस्ट नहीं आता था, सब लोग ऐसे जहाँ भी देखो, जो लोग देखो यही बोलते थे कि एडिटोरियल स्टार्ट करो रीड करना। बट स्टार्टिंग में नहीं आपको समझ आता, आपको नहीं पता होता कैसे पढ़ना है कैसे करना है। तो मैं क्या करती थी कि मेरे को जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती थी, जैसे लेट से मेरे को हॉरर स्टोरीज़ पढ़ना पसंद था, मर्डर मिस्ट्रीज़ वो नहीं होती, काफ़ी लोगों को नहीं होती। आपको जिस चीज़ में जो भी स्टोरी अच्छी लगे, जो भी पार्ट अच्छा लगे, किसी को फ़नी अच्छी लगती है, उसको किसी को मिस्ट्री टाइप्स अच्छी लगती है, तो आप जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो रीड करना स्टार्ट करना। और जैसे कि आपने आज एक स्टोरी पढ़ी और आपको उसमें से 10 मीनिंग ऐसे मिल गए जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आप फिर उसको गूगल करना, समझ आ जाएगा आपको कि हाँ इसका ये होता है। फिर नेक्स्ट स्टोरी पढ़ोगे, अगर कुछ वर्ड रिपीट हुआ तो आपको उसको वापस देखने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आपको फिर आपको ऐसे हो जाएगा, आप फैमिलियर हो जाओगे उस वर्ड से। जैसे कि आपको
लगेगा नहीं कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है या ये वर्ड आपके लिए न्यू है। वो आपको वापस दिखेगा तो आपको कुछ तो याद रहेगा कि हाँ इसका कुछ तो मीनिंग था। आप उसको वापस गूगल करना, आप सेकंड बार करोगे तो इतने में वो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आपको ये ऐसे करना था, ठीक है, कि इसका मीनिंग ये होता है। तो यही होता है। फिर ये 15 to 20 डेज़ तक आप अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ लेना, उसके बाद मत ले लेना। उसके बाद आप आना अभी एडिटोरियल्स पे, वो आपको फिर समझ आने लग जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी बनने लग जाएगा, ट्रस्ट मी। आप ट्राई तो करना। तो फिर आप जब वो एडिटोरियल्स करोगे, तो आप जब वो एडिटोरियल्स करोगे तो उसमें आप क्या करना, जैसे आपको डेली कितने वर्ड्स मिले, 10 वर्ड्स मिले एडिटोरियल के अंदर जो आपको नहीं समझ आए, या जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आप क्या करना, उसको एक नोटबुक में लिख लेना। और नोटबुक में लिखा, फिर उसका मीनिंग लिख लेना हिंदी में सामने, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसका ये होता है। फिर उसको रिवाइज कर लेना। लर्न नहीं करना, किसी भी चीज़ को रटना नहीं होता है, लर्न करना नहीं है, आपको रिवाइज कर लेना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट डे जब भी आप वो 10, और जो नेक्स्ट डे जैसे आपने एडिटोरियल वापस पढ़ा, आपको 10 और मिल गए, तो जब आप वो 10 लिखो तो उससे पहले आप क्या करना, वो पीछे वाले 10 पढ़ लेना। और ज़रूरी नहीं है मैंने बोल दिया तो 10 ही पढ़ो, आपके जितने भी मीनिंग आपको नहीं समझ आए या जितना भी आप कर सकते हो, जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको 10 मीनिंग मिल गए, ठीक है, तो आप उनको लिख लेना। पर नेक्स्ट डे क्या करना, सेकंड पैराग्राफ में जाओ, आपको वापस 10 मीनिंग या 12 मीनिंग जितने भी आपको नहीं समझ आया वो मिल गए तो वो लिख लेना। ऐसा करना 10 to 15 डेज तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहे मत लिखना, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। ये इसके लिए होता है कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, उसके बाद तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसका ये होता है, और आपको चीज़ें याद रहने लग जाएगी, ठीक है। तो आप इतना करना। फिर हम सेकंड आते हैं वोकैब पे। तो यही आपकी वोकैब का था कि आपकी वोकैब ऐसे ही क्लियर होएगी। वोकैब ऐसे नहीं होएगी कि आप डिक्शनरी लेकर बैठ जाओगे, और जैसे आप आरसी कर रहे हो तो आरसी के अंदर भी कुछ वर्ड्स आ रहे हैं तो वो भी आप नोट डाउन कर लेना। ऐसे ही करते करते आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी जी। डिक्शनरी लेके वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी, ठीक है। अंदर क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे स्टार्टिंग में मैं ऐसे सोचती थी कि है ना ग्रामर छोड़ दूँगी, कम नंबर की आती है ये वो, है ना। तो ऐसा नहीं करना होता आपको। जैसे कि ग्रामर मान लो कम नंबर की आती है, बट उससे आपको आइडिया रहता है कि है ना, आपको सेंटेंस बस आने लग जाते हैं, आपको पता होता है कि इस चीज़ का यूज़ यहाँ होगा या यहाँ नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग आपको ग्रामर का बेसिक तो क्लियर करना ही चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर होएगा तो कभी कभी क्या होता है, ग्रामर के टॉपिक बहुत ईजी आ जाते हैं। मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो, तो इतना ईजी आ जाता है। तो फिर अगर आपको बेसिक भी नहीं पता होगा तो वो तो आपके नंबर फ्री में चले गए ना। और जिसको थोड़ा बहुत भी बेसिक पता होगा तो वो आपसे आगे चला जाएगा लीड में, है ना। तो इससे बेटर है कि आप बेसिक नॉलेज तो लो ही। और वैसे भी इंग्लिश इतनी तो सबको आती है कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो सबको होता है कि ये टेंस है और ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इतना तो पता होगा ना। तो इतना इनफ है। आप क्या करना, बस उसका देख लेना कि टेंसेज ये होते हैं, बस एक बार आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब समझ लेना हर टॉपिक को, एक बार तो क्लासेस ले लेना, फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगे तो आपको धीरे धीरे, मतलब नेक्स्ट टाइम लेना नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर आपको अगर आप पैराग्राफ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, ये आर्टिकल होता है, ठीक है। तो आप बस इतना नॉलेज रखोगे तो आपके 20 to 22 मार्क्स आ जाएंगे इस स्ट्रेटेजी से, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। बट जो ऐसा स्टूडेंट है जिसको चाहिए कि 30 अब तो 30, है ना, तो ऐसा करने से इस स्ट्रेटेजी से तो नहीं आएंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका ग्रामर का हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए और आपकी लेवल हाई होनी चाहिए थोड़ी। उसके लिए आप क्या करना, कैट लेवल के जो एग्ज़ाम के आरसी होते हैं ना, आप वहाँ ट्राई करना। आपकी पहले से ही अगर लेवल हाई रहेगा तो आपका अगर पेपर ईजी आता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होएगा और आपके 30 आप तो 30 आराम से स्कोर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ है तो तब आपको तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। और आपको ऐसा है कि नहीं मेरे और सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एवरेज से थोड़ा बेटर है, उनमें भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, और मेरे को इंग्लिश में भी एवरेज तक ही लाना है। मतलब कुछ बच्चों की ऐसी स्ट्रेटजी होती है तो फिर उनके लिए ये वर्क कर जाएगा। मतलब आपके आराम से 30 का पेपर है तो 22 23 तो स्कोर कर ही लोगे। तो फिर ग्रामर और वोकैब में इतना करना है। फिर बेसिक बिल्ड। तो बेसिक के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस। तो आप ये बेसिक नॉलेज ले लेना जैसा कि मैंने आपको बताया है, बस आपको इतना ही करना है। फिर उसके बाद आप क्या करना, आप देना टॉपिक वाइज क्विज़,
जो कि अगर जैसे किसी को जो अड्डा 24/7 पे डेली आती है, डेली क्विज़ेज़ में आती है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप क्या करना, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप देख लेना डेली क्विज़ेज़ आती है, वहाँ पे आपको लगानी है। फिर डेली क्विज़ लगाने के बाद जैसे आपका टॉपिक एक कोई क्लियर हो गया है ना, तो आप उस टॉपिक की क्विज़ ले लेना और फिर लगाना, फिर आपको समझ आएगा। फिर थर्ड में आता है हम सेक्शनल टेस्ट। तो फिर अगर जैसे कि आपके क्लियर हो गए हैं सारे टॉपिक, बेसिक भी क्लियर हो गया और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आ रही है, तो आप सेक्शनल टेस्ट पे चले जाना। ठीक है, आज क्या हो रहा है पता नहीं सॉरी। फिर हम आते हैं आरसी पे। तो हमारे मेन टॉपिक पे जो है ना बहुत मेजर पार्ट लेता है इंग्लिश के अंदर आरसी। तो आरसी के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो आरसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं आरसी को कि नहीं लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आरसी करना ही है, साथ में लेके चलना है। बिकॉज ये 8 to 10 मार्क्स का आता है, जो काफ़ी 30 मार्क्स का तो पेपर ही होता है, उसमें 8 to 10 मार्क्स का ही आ जाता है। तो आप सोच सकते हो इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसको आप लास्ट तक लेके मत चले, आप आरसी को साथ में ही लेके चले। और आरसी के अंदर क्या होता है, आपको पूरा आरसी पढ़ोगे तब तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, या तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर होनी चाहिए कि आप जैसे ही पढ़ो आपको समझ आ रहा है कि क्या बोलता जा रहा है ना। बट कभी कभी क्या होता है, आरसी इतना हार्ड लैंग्वेज में आ जाता है कि आपको नहीं समझ आता। तो उसके लिए आप स्किमिंग करना, आपको अब इतना पता होना चाहिए कि इस पैसेज में मेन क्या बोला गया है और इसका नेचर कैसा है। इतना आपको पता होएगा तो आप पहले वो फाइंड करना, और इसके किसके ऊपर चल रहा है टॉपिक, और इसकी लैंग्वेज कैसी है, नेगेटिव पॉजिटिव वो सब कुछ आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप वो सब डिटरमाइन कर लोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि इसका कोर क्या है। अगर वो समझ आ गया तो फिर आप क्वेश्चन पे जाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं फिर आरसी करते हैं। आप दोनों स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, आपको जैसे भी आपको समझ आ रहा है, जैसे भी आपको सिंपल लग रहा है आप वैसे करना। आप पहले तो है ना, मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप क्या करना, एक आरसी उठाना और उसको ट्राई करना करने की। फिर आप जैसे ही आपको अगर या तो आपको अगर पहले पैसेज से ज़्यादा ईजी लग रहा है तो वो करना, और पहले क्वेश्चन से ईजी लग रहा है तो फिर वो करना। दोनों आपकी खुद की चॉइस है, वो आपको खुद ही फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप उसका मेन टॉपिक ढूंढ लिया तो फिर उसके बाद क्या होता है ऊपर ऊपर से तो आपको आइडिया लग गया कि ये किसी चीज़ के ऊपर है। तो कभी क्या होता है, पहले तो ऐसा होता था कि आरसी के अंदर जो आंसर है वो सीधा सीधा उठा के लगा दिया। बट अब क्या होता है, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि आरसी में बोला क्या जा रहा है, ये समझाना क्या जा रहा है, तभी आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत बार ट्रू फॉल्स भी देते हैं, तो उसके अंदर भी अपन को ये पता होना चाहिए कि पैसेज में चल क्या रहा है। तो सबसे मेन है कि आपको समझ आना चाहिए कि जो इसमें जो बोला गया है वो उसका मेन मीन क्या है और वो हमसे क्या चाह रहा है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप क्वेश्चन 2 मिनट में निकाल दोगे। फिर वो दो जो क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम और पोजिट वर्ड एंटोनिम वाले, है ना, तो उसके अंदर क्या करना है, वो आपके वोकैब्स ही क्लियर हो ही जाएंगे, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग आते हैं पैराजम्बल्स पे। पैराजम्बल्स क्या होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं। इसके अंदर अपन को पेयर्स बनाने होते हैं, तो है ना आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएगी वाईटी पे अवेलेबल, तो आप वो देख लेना। उसके अंदर देखा हुआ उसके अंदर होएगा कि है ना ये पेयर फॉर्मेशन होते हैं, और ये मतलब ये जो वर्ड्स है वो स्टार्टिंग में आते हैं, ये एंडिंग में आते हैं, तो आपको वो ट्रिक समझ लेनी है जिससे आपको पता चल जाएगा ऐसे होता है ना। फिर हम लोग आते हैं एरर स्पॉटिंग पे। मतलब ये सब आपको तब समझ आएगी एरर स्पॉटिंग जब आपकी ग्रामर थोड़ी अच्छी होएगी, है ना। तो जो लोग ग्रामर छोड़ रहे हैं वो तो ट्राई कर लेना, हो जाए तो अच्छी बात है। बट अगर ग्रामर नहीं भी कर रहे हो तो वो निमिषा मैम के 120 रूल्स कर लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो एरर स्पॉटिंग में वो आपको बेनिफिट्स देंगे। और है ना आरसी के साथ साथ 10 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन तो करना डेली, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये एरर होती है यहाँ यहाँ, वो आपकी चीज़ दिमाग में बैठने लग जाएगी। फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए तो जब आप इतना सब कुछ करोगे तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए आपको आराम से समझ आने लग जाएगा। फिर उसके लिए अलग से मैं आपको बता दूँगी, उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो अलग से बना दूँगी, अगर आपको चाहिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो इतनी स्ट्रेटजीज चलती है, और मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताई दी कि आरसी जो होता है उसको अपन को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आप उसको लास्ट के लिए छोड़ोगे तो वो सही नहीं रहेगा, तो आप उसको साथ में लेके चलना। सेकेंड है कि आपको किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है, बिकॉज आपको चीज़ें लर्न नहीं करनी, रिवाइज करनी है। धीरे धीरे वो आपके दिमाग में बैठने लग जाएगी। अगर आप रट्टा लगाओगे तो उसको भूल जाओगे, है ना। और थर्ड जो मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि
इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही देखना है। बहुत सारे मतलब बच्चे क्या करते हैं कि पहले तो इंग्लिश पढ़ेंगे फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बार क्या होता है, इंग्लिश की कुछ मीनिंग होता है वो इंग्लिश में ही सही रहता है, जैसे ही आप उसको ट्रांसलेट कर लो उसका थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो फिर बहुत से बार हमारे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। हम लोग वहाँ तो करके आते हैं कि हाँ भाई हमारा सही था, बट फिर यहाँ आके देखते हैं तो समझ नहीं आता भाई ये कैसे हो गया। तो वो इसी वजह से होता है। तो आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझने की कोशिश करना। हिंदी में ट्रांसलेट जितना कम करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होएगा। और अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करोगे ना, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश भी हिंदी के जैसे समझ में आने लग जाएगी, है ना। तो बस यही स्ट्रेटजी होती है। ये सब लोग आप करोगे ना, आप 1 मंथ ट्राई करना, आपके मार्क्स में ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बट आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन करो फिर 2 दिन छोड़ दो फिर तीसरे दिन बैठो वापस, तो ऐसा नहीं करना। आप डेली प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की। तो आपको आरसी करने हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने हैं, पैराजम्बल के क्वेश्चन करने हैं और क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन करना। जैसे कि आरसी ले लिया, 2 आरसी ले लिए, 10 एरर डिटेक्शन ले लिया, 1 पैराजम्बल ले लिया, 1 क्लॉज टेस्ट ले लिया, है ना। तो फिर इतना कर लिया एक दिन में, फिर नेक्स्ट डे वापस करना, थर्ड डे आप 30 डेज तक ट्राई करना। आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, ट्रस्ट मी। मुझे भी दिखा था तो आपको भी दिखेगा। तो आज की स्ट्रेटेजी में इतना ही। अगर और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना होता है तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।